हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल पे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है तो आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिए। एंड इसी के साथ हम लोगों ने एमसीक्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के भी एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए थे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो फटाफट से सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप फटाफट से जाइए और वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सभी से ये अपील है गाइस कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो फटाफट से अपने इस चैनल लीगल गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। जो भी लीगल अपडेट्स आती हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं सो आपकी यूनिवर्सिटी में BLLB LLB से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, एग्ज़ाम रिजल्ट, तो सारी की सारी चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो दोस्तों, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? सो भाई, हमसे पूछा जा रहा है DPSP जो हमारा किस पार्ट में बताया गया, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में या पार्ट 4 A में। सो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा पार्ट 4 में बताया गया। ओके, पार्ट 4 में। ओके, सॉरी फॉर देट। सो इसका हमारा आंसर होगा B वाला। ओके, तो करेक्ट आंसर इज B। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर फ्रॉम DPSP? निम्नलिखित में से कौन से लेख DPSP में? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपको बताया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आर्टिकल 35 से 51 यानी अनुच्छेद 35 से 51, आर्टिकल 35 से 50 अनुच्छेद 35 से 50, या आर्टिकल 36 to 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51, या आर्टिकल 36 से 50 यानी 36 से 50 अनुच्छेद तक। तो आपका जो सेकंड वाला आंसर होगा वो होगा आपका C वाला, 36 से 51 तक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ओके, किस संविधान से लिए, किस देश के? US कॉन्स्टिट्यूशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, B है आपका कनाडा के संविधान से, C है आपका ब्रिटेन यानी UK के कॉन्स्टिट्यूशन है, D आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो आपका जो थर्ड वाले का आंसर होगा वो होगा आपका D वाला, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग BR, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया इस पर, यहाँ पे कौन सा भाग BR अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की एक नवीन विशेषता है? तो ये क्वेश्चन है आपका। आपके सामने 4 ऑप्शन है। A प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, B फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, C DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, D बोथ फंडामेंटल राइट एंड DPSP। सो इसका जो आपका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका C वाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोग लगा लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर क्या लगाइए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच आर्टिकल हैज़ प्रोविज़न टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? किस अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करने का प्रावधान है? आर्टिकल देखिए, इसमें जो DPSP का जो आपका एक जो क्वेश्चन आएंगे DPSP में, देखिए बेसिक क्वेश्चन तो आपके थ्योरी से आएंगे हाँ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ MCQ इसमें आपको बताए गए हैं। वो आपको याद करने ही करने, भले आप उसको रटें या याद कर लें या समझें, बट आपको याद करने, क्योंकि आएंगे ज़रूर। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा था भाई? तो इसमें पूछा कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 39 है, 43 है, 48 है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर होगा हमारा 39 यानी A वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? गरीबों को सम्मान, न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया भाई? यानी कहा जा रहा है कि कोई भी पुअर है यानी कोई भी गरीब है, हाँ, उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? सो आपके सामने 4 आर्टिकल है आपके, 39A, 43 या 48 है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर क्या होगा? 39A यानी B वाला। ओके, 39A।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इज मेंशन इन विच आर्टिकल। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। आपके सामने 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, वही सेम है, आर्टिकल 39, 39A, 43 या 48A। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ओके, 43A। ओके, बढ़ते हैं। सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन इन विच आर्टिकल। पर्यावरण वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया। 39 में नहीं किया गया, 39A में नहीं किया गया, 43A में नहीं किया गया, तो हमारा 8 वाला का आंसर होगा डी वाला, 48A में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या कह रहा है, इन विच आर्टिकल हैज़ बिन अमेंडेड टू मेक प्रोविजन टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977। बता रहा भाई 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के प्रावधान करने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। बताइए 44th कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला। ओके, आर्टिकल 38 में। ओके, ए वाला, अनुच्छेद 38 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन विच आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 फॉर कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। बताइए, आर्टिकल 38, 39A, 45 या 48A। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा। ओके, यानी क्वेश्चन आंसर आपका सी वाला होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज अडॉप्टेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों के कामकाज के लिए 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। सो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 38A, 39A या 43B या 48A। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला। ओके, 43B। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना होगा। एक बात मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब जिसमें जो जजमेंट यानी जो केस वाले आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। ये दुख की बात ये है कि आपके एग्ज़ाम MCQ से हो रहे हो, तो आप सभी ने जो मोस्टली स्टूडेंट ने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा और ना ही जजमेंट्स को पढ़े होंगे। इन केस अगर आप कभी भी फ्यूचर में जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली होगी। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके कवर होते हैं। मोस्टली आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें आपका DPSP, फंडामेंटल राइट होता है, अमेंडमेंट होता है, मोस्टली सारे टॉपिक्स में कवर होते हैं। आप अगर इसी सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो तो आपके लिए आने वाले समय बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। खैर कोई नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई, जो भी सब्जेक्ट आपके आने वाले उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन विच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल। सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा था कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार मान्य होगा। भाई कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है, आपके मौलिक अधिकार हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी जो भी आपके DPSP हैं, हाँ, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई टकराव होता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में सबसे पहले मान्य कौन होगा, सबसे पहले प्रिविलेज किसको, यानी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट कि भाई हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को देंगे। ओके, सो हमारा जो इसका आंसर किस केस में कहा गया था, चंपकम दोरंजन मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। गोलकनाथ केस, इसको तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा चारों के चार केस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केसेस हैं आपके। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आपका, पहले मैं चारों केस बता देता हूँ। गोलकनाथ केस होगा, केशवानंदा भारती केस हो गया और मिनरल माइल्स केस हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला। ओके, ये चारों केसेस से रिलेटेड आपसे MCQ पूछा जा सकता है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। चारों केसेस से रिलेटेड MCQ आपसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब 13 वाला भी आपका जजमेंट पूछा जा रहा है, इन विच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट आर सेक्रेटरी से एंड पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड देम। सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा था कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और सांसद के पास उनमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। भाई अगर पार्लियामेंट चाहे भी, संसद चाहे भी, हमारे देश के नेता पॉलिटिकल लीडर चाहे भी, तो वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किस केस में कहा था, देखिए कितना लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों ये।
कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो केसेस हैं आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है इस एमसीक्यू के एग्ज़ाम के पैटर्न में। और मैं एमसीक्यू को भी दोष नहीं दूंगा, एमसीक्यू तो चलिए अब आपके स्टार्ट हुए हैं, बट आप लोगों के पास जैसे ही एग्ज़ाम आपके ख़त्म होते हैं आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के डेट की तैयारी वेट करते हैं, जैसे ही डेट आती है उसके 10-15 दिन पहले आप स्टडी प्रिपेयर करते हैं, तो ये भी आपकी फॉल्ट है। अब जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे आज या कल में जब भी, सो सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये होता है भाई आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए, अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अब ये मत देखिए रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिर लॉ स्टूडेंट होने पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी वाला, गोलकनाथ केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। आपकी पढ़ाई भले कंप्लीट हो जाए बट ये 4 केसेस जो आपके सामने रखे हैं आप सभी को 4 केसेस ज़रूर पढ़ने होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। In which judgment of the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right and directive principle। सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में यह माना गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। सो देखिए बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 4 के 4 वही ऑप्शन है, बस आपको केस का नाम बताना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर आपके सामने होगा वो 14 का आंसर होगा आपका मिनरल वर्सेस माइल्स केस। ओके, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। भाई निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसके सामने आपके 4 अनुच्छेद दिए हैं, 32, 40, 48, 51। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भाई भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 380, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 60 या आर्टिकल 51? तो क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी फॉर दैट मैं नीचे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ, 1 मिनट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी वाला। ओके, आर्टिकल 51। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द काउंसिल फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन स्टडी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन की दृष्टि से परिषद निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं? समाजवाद यानी सोशलिस्ट, उदारवाद, उदार बुद्धिवाद यानी लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक, या गांधीवाद, गांधीयन, या डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द अबव। आपको याद करने 3 के 3 जो नाम है आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बता रहा हूँ ये 25 से 30 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DPSP से पर्पस है। देखिए DPSP के क्वेश्चन निकालेंगे हम अभी 50 से 60 या 100 भी हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी मैंने पेपर में भी कुछ डिस्कस कर रखे हैं, सो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जो मैंने वीडियो बनाई है। Which of the following article was inserted by the 42 constitutional amendment to provide for the participation of worker in management? प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ये आपका UPSC में भी क्वेश्चन आया था 2019 में। ओके, सो आपके सामने आर्टिकल आपके सामने दिए हुए 38, 39 है, 45 है, 43 है। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर क्या होगा? 18 क्वेश्चन का डी, 43 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी? भाई कौन सा ऐसा प्रोविजन है, पार्ट है जो कि भाई दोनों का है, बताइए। सो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, 3 ही ऑप्शन है इसमें। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा, सी गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ओके, तभी मैंने इसमें ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं रखे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20? द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सो क्वेश्चन 20 के सामने आपके सामने 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ए, ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच शुड स्टेट पॉलिसी एट लेवल, सकारात्मक निर्देश जो भी सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वो ए वाला ही करेक्ट है, तो आप लोग यही वाला टिक कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
गाइज़ अभी तक आप लोगों ने यार वीडियो लाइक नहीं की, ना ही बताया कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। सो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। एंड अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट और भी टॉपिक्स पे MCQ चाहिए तो कमेंट करके बता देना किस लैंग्वेज में चाहिए और चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बता देना। बताएंगे तो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, द इन्फोर्समेंट ऑफ DPSP डिपेंड मस्ट ऑन। भाई निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन सर्वाधिक निर्भर करता है। भाई DPSP किसके ऊपर निर्भर करते हैं भाई, प्रेसिडेंट के ऊपर यानी राष्ट्रपति को, न्यायालय कोर्ट के ऊपर, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट सरकार के पास उपलब्ध संसाधन के ऊपर, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 21 का होगा सी। भाई रिसोर्सेज जो भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, DPSP ऑफ आर क्या है भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या जस्टिएबल है, नॉन जस्टिएबल है। तो इसका सीधा सा आंसर है 22 का आपका नॉन जस्टिएबल है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है, प्रेम्बल में आपके यानी प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में, DPSP में। तो बताइए किस में है, 3 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 23 का आपका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इस क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द है। DPSP का सिद्धांत है भाई ये। बी आपका स्टेटरी प्रोविजन इन लेबर यानी श्रम कानून में वैधानिक प्रावधान या फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है। सो 24 का जो आपका आंसर है वो होगा आपका ए वाला, DPSP से। ओके, 25 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका 14 ईयर्स। ओके, ये वाला ऑप्शन होगा 14 साल, 14 वर्ष। ओके, अब दोस्तों ये देखिए ये क्वेश्चन की बात, अब देखिए DPSP में देखिए और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए ये वही हैं। ओके, अब जैसा कि आपका कल लास्ट एग्ज़ाम होगा, आप अपना एग्ज़ाम दे के आइए। ऐसा मत करना आप लोग कि एग्ज़ाम हो गया आप कुछ दिन के लिए भूल जाए। आप 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए, 1 वीक रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एक लॉ की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इस भूल में हैं कि हम बस एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर एकदम से भाई लास्ट सेमेस्टर में आएंगे जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे या प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो भाई बहुत गलत भूल में आप लोग हैं। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, जिस दिन आपने लॉ चूज़ कर लिया था उस दिन आपकी लाइफ में आ गया था। भले आप जज बन के पढ़ें या एडवोकेट बन के पढ़ें, अगर आपको लगता है कि एक एडवोकेट पढ़ता नहीं है तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हर एक सक्सेसफुल एडवोकेट से आप देखे जाके वो दिन भर बुक जजमेंट कुछ ना कुछ पढ़ा करता है भाई। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं पेंड कर रहा हूँ। छोटी सी टिप थी आप सभी के लिए कि वीडियो जैसे एग्जाम खत्म हो जाए आप लोग भूल मत जाना भाई यार, पढ़ाई अपनी मत छोड़ना। ओके, चलिए वीडियो यहीं पेंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और किसी टॉपिक पर चाहिए MCQ भाई वो भी बता देना, मिल जाएंगे आपको। ओके, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट होंगी आपको एग्जाम रिजल्ट या आंसर की से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके।